एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब की बार कोई सीरीज़ नहीं है, ये एक इंडिविजुअल स्टैंड अलोन पॉडकास्ट है। क्योंकि कई सब्सक्राइबर्स ने अलग अलग समय पे बोला कि जो है कि मुझे किसी ने बोला कि स्टार्टअप के बारे में जो लोग हैं उसके बारे में कोई बात करनी चाहिए, किसी ने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कहा, किसी ने बोला कि जो बिजनेसेस हैं उनके बारे में बोलना चाहिए। तो मोटा मोटी ये उसी चीज़ को कवर करता है कि अगर आप स्टार्टअप चला रहे हो या चलाने की सोच रहे हो, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, या इवन अगर आप एम्प्लॉय भी हो, या कोई छोटा मोटा व्यापार करते हो, चाहे आप ट्रेडर हो, चाहे मैन्युफैक्चरर हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे कोई प्रोफेशनल हो, चाहे मतलब अगर कोई ऐसा कोई काम कर रहे हो कि आर्किटेक्ट हो या कोई कॉन्ट्रैक्टर हो, कुछ भी हो, जो भी हो, मतलब व्यापार चला रहे हो, तो यह पॉडकास्ट उन सभी लोगों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। मोटा मोटी ये कि आपको मैं थोड़े समय के अंदर ही जो है एक एमबीए का और एक व्यापार का एक जो निचोड़ होता है, जो क्रक्स होता है, वो मैं थोड़े समय के अंदर ही जो है इसके अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो थोड़ा समय निकालो, पेशेंस से ध्यान से सुनो, और इसमें बताए गए नियम अगर आप फॉलो करोगे तो मैं आपको एक चीज़ गारंटी से डेफिनेटली आपको कह सकता हूँ कि आप जो भी काम कर रहे हो, जिस भी लेवल का काम कर रहे हो, वो पहले से आज अभी जिस डेट पे जो काम कर रहे हो उसको डेट डाल के रख लेना। एक नए जन्म के साथ बताए नियमों से काम करना, तो वो अब से बेहतर हो जाएगा, ये डेफिनेट है, और प्रॉफिटेबल हो जाएगा, ये डेफिनेट है, पहले से ज़्यादा। तो अगर आप देखो तो दुनिया में जितने भी समृद्ध जो देश हैं, यानी जो भी पैसे वाले देश हैं जिनको हम डेवलप्ड कंट्री कहते हैं, तो उनमें जो सबसे बड़ा जो रोल होता है ना, वो वहाँ के जो सफल कामयाब जो बिजनेसेस होते हैं उनका होता है। कोई देश तभी सफल होता है जब उसके बिजनेसेस सफल होते हैं। बिजनेसेस कौन से? बड़े बिजनेसेस भी और छोटे बिजनेसेस भी, छोटे मध्यम जितने भी बिजनेसेस हैं। क्योंकि किसी भी देश की जो इकॉनमी है ना, वो उसकी बेसिकली एक रीढ़ की हड्डी की तरह होती है कि जितनी रीढ़ की हड्डी सीधी होगी, मजबूत होगी, उतना वो देश मजबूती से खड़ा होगा। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ कि एक बार मैं व्यापार के सिलसिले में सियोल में था, कोरिया में था। तो जो मेरा वहाँ का बिजनेस कॉन्टेक्ट जो था, वो एक नेचुरली एक कोरियन बंदा था। तो उसने मुझे बताया कि कोरिया की सारी इकॉनमी जितनी बड़ी, बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत तरक्की वाला, बहुत पैसे वाला मुल्क है, ये सब हम जानते हैं। तो उसने कहा लेकिन हमारी इकॉनमी के जो 4 पिलर हैं, वो 4 कंपनीज हैं, 4 बड़ी कंपनीज हैं जिनकी सफलता पर खड़ी है। वो 4 सफल बिजनेसेस हैं जिसपे पूरे कंट्री की तरक्की खड़ी है। तो उस समय में, ये पुरानी बात कर रहा हूँ मैं काफ़ी, तो उस समय में जो 4 कंपनीज थी उसमें एक थी एलजी, सैमसंग, देयू और हुंडई। अब देयू मोटर्स तो रही नहीं, देयू मोटर्स का बैंक्रप्सी हो गई। तो नाउ वी कैन से कि बेसिकली कोरिया इज हैविंग 3 पिलर्स ऑफ इकोनॉमी। उसने एग्जाम्पल के तौर पे मेरे को कहा कि सियोल में मेजोरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन है वो सियोल में रहती है। तो उसने कहा सियोल में किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पे अगर आप खड़े हो जाओ और 360 डिग्री घूमो, किसी एक जगह पे खड़े होकर गोल घूमो, तो आपकी जो निगाह में है इन 4 में से कोई ना कोई एक चीज आपको ब्रांड जो है वो नजर आ जाएगा। कि चाहे वो कोई किसी भी चीज की, कोई किसी की बस चल रही होगी, किसी का फोन किसी के हाथ में होगा, किसी का कोई शोरूम होगा, कोई एसी होगा, कुछ भी होगा, तो कोई ना कोई प्रोडक्ट इन 4 का नजर आ जाएगा। इतना बड़ा इंपैक्ट है इन कंपनी। तो ये खाली कोरिया पे एप्लीकेबल नहीं है, ये लगभग हर कामयाब कंट्री पर ये एप्लीकेबल है। चाहे वो जापान हो, फिर वहाँ पे 8, 10, 12 कंपनीज हैं जो जिसके ऊपर वो टिकी हुई है। चाहे वो सोनी हो, पैनासोनिक हो, मित्सुबिशी हो, होंडा हो, ये जो देखते हैं सुजुकी हो, ये जो भी कंपनीज हैं, सब नामवर जो कंपनीज हैं, वो 10-12 से ऊपर गिनती नहीं कर सकते। यूएस हो, यूके हो, सिंगापुर हो, जर्मनी हो, किसी को भी देख लो, वहाँ के जो सफल बिजनेसेस हैं, जो सफल व्यापार हैं, वो उस देश के समृद्धि के अंदर एक बहुत ही बड़ा पार्ट प्ले करते हैं। उन बिजनेसेस, क्योंकि वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देते हैं, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देते हैं, तो उस वजह से देश तरक्की करता है। अब हमारे देश को देखो तो मेरी अपनी समझ से, मेरे ख्याल से जितने व्यापारी इस देश में, शायद ही दुनिया के किसी दूसरे देश के अंदर इतने नंबर ऑफ व्यापारी होंगे। नंबर्स की बात कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं क्वांटिटी की। अगर फैक्चुअल फिगर्स के तौर पे देखो तो देश का 42% जीडीपी का हिस्सा आज भी एमएसएमई यानी स्मॉल और मीडियम किस्म के जो बिजनेसेस हैं उनका कंट्रीब्यूशन है। अभी लेटली जो मैं ये जो कोरोना वायरस के बाद जो पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर ये कि सबसे बड़े एम्प्लॉयर भी यही सेक्टर वाले लोग हैं।
8 करोड़ से ऊपर लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं ये सेक्टर वाले लोग। तो एक किस्म से ये समझो कि अगर 42% बिजनेसेस जो है वो इकॉनमी के हिस्सा बने हुए हैं और बड़े व्यापारियों को भी मिला लो तो लगभग 50% लोग व्यापार कर रहे हैं और 50% लोग जॉब कर रहे हैं। शायद ही ऐसा कोई दूसरा देश होगा जिसमें लगभग हर दूसरा आदमी इस देश में छोटा या बड़ा व्यापार कर रहा है। अब ये बात अलग है कि चाहे वो सब्जी बेच रहा हो, चाहे वो रिक्शा चला रहा हो, चाहे चाय की दुकान हो, चाहे उबर ओला का ड्राइवर हो, चाहे कोई दुकानदार हो, चाहे कोई प्लम्बर हो, इलेक्ट्रीशियन हो या कोई फैक्ट्री वाला हो, छोटी मोटी जो भी है, अगर आप अपने आसपास ही देखोगे तो ना जाने कितने व्यापारी आपको अपने सर्कल के अंदर ही दिख जाएंगे। और दूसरी जो खूबी इस देश के इन व्यापारी लोगों में है वो ये है कि चाहे ये पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं होंगे, इनमें से मेजोरिटी ने कोई एमबीए या कोई इंजीनियरिंग या कुछ नहीं किया होता, मेजोरिटी ने, लेकिन इनकी स्ट्रीट स्मार्टनेस जो है ना, जो किसी कॉलेज में स्कूल में नहीं सिखाई जाती, उसमें भी मेरे ख्याल से इस दुनिया का शायद ही कोई दूसरा देश इसका मुकाबला कर सकता होगा। मतलब बेसिकली दूसरे शब्दों में 1.5 सियाणे लोगों का देश है ये, कि हर व्यापारी 1.5 सियाणा है और इतना 1.5 सियाणा कि सूखे नींबू में से भी रस निकाल दे, ऐसा टैलेंट है इन लोगों के पास। और उसका बेस्ट एग्जांपल अगर आपने देखना है तो कहाँ देखने को मिलता है कि जैसे मैं अपने शहर जिसको मैं बिलोंग करता हूँ दिल्ली, इसके किसी भी इस शहर के चौराहे पे हो जो मेन रेड लाइट्स होती हैं, वहाँ देखो तो आप सामान बेचने वाले अक्सर आपको दिख जाएंगे। और उसका टैलेंट देखो, क्या गजब का टैलेंट होता है उसके पास, कितनी टाइमलाइन होती है। आप ये देखो कि एक रेड लाइट पे अक्सर हम जाके कितनी देर रुकते हैं, 30 से 60 सेकंड, इससे ऊपर तो नहीं होता। और जो वहां पे उस रेड लाइट पे जो सामान बेचने वाला है इतनी छोटी टाइम लाइन में क्या क्या करता है देखो आप। सबसे पहले वो अपने पोटेंशियल कस्टमर को स्पॉट करता है, उसको देखो वो जैसे निगाह घुमा के देखता है, जिसके साथ आंख अटकेगी वो उसी के पास जाएगा जो उसका पोटेंशियल क्लाइंट होगा, जो उसके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, उसको अप्रोच करता है। अप्रोच करने के बाद अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करता है, उसको प्राइस कोट करता है, उसके साथ नेगोशिएट करता है। मतलब नेगोशिएट करेगा मतलब ऊंचा नीचा नेगोशिएट करेगा, प्राइस कम ज़्यादा नेगोशिएट करेगा, डिलीवरी देता है, पेमेंट कलेक्ट करता है और फिर डील कंप्लीट करता है। अगर आप एक लहजे में देखो तो बड़ी से बड़ी कंपनी, चाहे कोई भी बड़े से बड़ा व्यापार हो, स्टेप्स तो यही के यही होते हैं, लेकिन उसे 30 से 60 सेकंड में ख़त्म करना, भाई क्या गजब का टैलेंट है। मतलब इससे गजब की घटना दूसरी कोई नहीं हो सकती। मतलब मज़ा आ जाता है उसको देख के, हमेशा देखता हूँ और हमेशा खुश होता हूँ। तो क्वांटिटी भी है, यानी बहुत नंबर ऑफ व्यापारी हैं, और क्वालिटी भी है, एटलीस्ट टैलेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो है कि जहाँ कुछ नहीं निकल सकता वहाँ निकाल लें। लेकिन फिर भी हमारा देश गरीब क्यों है, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लेकिन ये व्यापार करने वाले लोगों के व्यापार उतने सीमित क्यों रह जाते हैं, छोटे ही क्यों रह जाते हैं कि वो अपनी एंड मीट करते रह जाए। एक किस्म से मोर और लेस वो सेल्फ एम्प्लॉयड है रादर देन बिजनेसमैन। कॉलिंग देम सेल्फ एम्प्लॉयड इज मोर अप्रोप्रिएट। इनमें से कोई मैकडोनल्ड क्यों नहीं बन जाता? वो भी तो एक, आफ्टर ऑल उसने भी तो एक टिक्की बर्गर बनाया और उसको कहाँ से कहाँ पूरी दुनिया में पहुंचा दिया। वैसा काम करने वाले यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, लेकिन कोई एग्जाम्पल निकलता क्यों नहीं? तो अगर सोच के देखो, बिल्कुल ध्यान से सोच के देखो कि अगर किसी तरह 25 से 30 वर्ल्ड क्लास बिजनेस, बड़े व्यापार हमारे यहाँ पे, मित्सुबिशी और सोनी या गूगल या फेसबुक जैसे या कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी में या ओल्ड टेक्नोलॉजी में 25 से 30 वर्ल्ड क्लास बिजनेस अगर व्यापार हमारे यहाँ बन जाएं, व्यापार क्रोनी कैपिटलिज्म वाले व्यापार नहीं जो खा के हजम कर जाएं, अच्छे ईमानदार व्यापार बन जाएं अगर, और सारे जो छोटे और मध्यम किस्म के व्यापार करने वाले जितने लोग हैं, अगर इनके व्यापार किसी भी तरह से, किसी फार्मूले से, किसी लॉजिक से, किसी तरीके से डबल साइज के हो जाए, तो सोचो अपना देश कहां से कहां पहुंच सकता है। सच है कि नहीं है? ये पहुंच सकता है। और क्या ये संभव है? ये बिल्कुल संभव है। बस यही कैसे संभव है, सरल भाषा में मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। मैं खुद जो है 33 साल से व्यापार कर रहा हूं, और मेरे आसपास के जो लोग हैं, चाहे वो मेरे दोस्त हों, रिश्तेदार हों, क्लाइंट्स हों, ज़्यादातर व्यापारी ही हैं। मतलब यानी जिनके बीच में मैं उठता बैठता हूँ तो लगभग व्यापारियों के बीच में ही उठता बैठता हूँ, और उनकी समस्याओं को बहुत अच्छे से समझता हूँ कि किस तरह से उनको कंपटीशन का सामना करना पड़ता। हर दिन के साथ कंपटीशन बढ़ रहा, और लगातार जो है हर दिन के साथ मार्जिन्स जो हैं वो घट रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है, और डिमांड सप्लाई का उतार चढ़ाव तो किसी ना किसी वजह से बना रहता है कि कोई ना कोई एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस हुए। फॉर एग्जांपल जैसे इस वक्त कोरोना आया तो जो है व्यापार बंद हुआ, तो डिमांड सप्लाई की ऐसी कोई ना कोई घटना चलती ही रहती है। एंड सिमिलरली हर व्यापार को, हर काम करने वाले को
टैलेंटेड और ईमानदार एम्प्लॉयज़ की शॉर्टेज हमेशा बनी रहती है, मिलते ही नहीं। लोग ये हमेशा कंप्लेंट करते हैं कि अच्छे लोग और काम जो जिनको समझदार लोग मिलते ही नहीं है। एंड अबव ऑल, इन सब से भी ऊपर, जो सरकारी कानून बनाने वाले जो लोग हैं, उनके सरकारी कानूनों की बनाने वाले लोगों की हरासमेंट का प्रेशर हमेशा एक व्यापारी पे रहता है। टैक्स रेट हाई हैं और कॉम्प्लिकेटेड हैं और बहुत सारे, इतने सारे कानून हैं कि देखो तो आप एक व्यापारी के लिए समस्या ही समस्या है, सब तरफ समस्या है। और लेकिन मैं ये आपको कहूँगा कि इन सब के बावजूद ये किसी भी व्यापारी के लिए, अगर आप इन समस्याओं को देखोगे तो किसी भी व्यापारी के ये बियॉन्ड कंट्रोल है। आपका इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। ये तो जो है सो है, ये ऐसे ही थी ऐसे ही रहेगी। ऑन पेपर इंडिया में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बातें होती हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे हर व्यापारी को पता है कि दिक्कतें, लेकिन जो है सो है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो मैं तो आपको जो सोल्यूशन दे रहा हूँ वो आपके अपने कंट्रोल में। ये बियॉन्ड कंट्रोल जो है, इनके बारे में बात करना, या हम बात ही नहीं कर रहे, इसके बारे में भूल जाओ। जो आपके अपने कंट्रोल में, अगर आप चाहो, अगर आप उसको लागू करना चाहो, अडॉप्ट करना चाहो, तो आप उसको कोई नहीं रोक सकता वो अडॉप्ट करने से, एंड दैट विल हेल्प इन इम्प्रूविंग योर बिजनेस। ये बात तय है। तो इसको मैं एक्सप्लेन कैसे करूँगा? इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं सहारा ले रहा हूँ एक और बड़ी सफल कंपनी का, इन्फोसिस का सहारा ले रहा हूँ कि उसके काम करने के तरीके, कि सफल व्यापार की फाउंडेशन इन्फोसिस ने अपनी कैसे सेट की। तो इन्फोसिस एक तरह से 1991 के बाद शुरू की गई लगभग पहली ऐसी स्टार्टअप कंपनी थी जो जिसने बहुत थोड़े समय में ही एक ईमानदार, एथिकल और सफल बिजनेस खड़ा की। जो आजकल तो बहुत सारी स्टार्टअप आ रही हैं, लेकिन स्टार्टअप्स की शुरुआत करने का, जो सफल स्टार्टअप शुरुआत करने का जैसे जो है वो इन्फोसिस ने की थी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये बोलूँगा कि 1983 में जो कपिल देव ने जो वर्ल्ड कप जीता इंडिया के लिए, और वो उसका कैप्टन था, तो एक छोटे से शहर से हिंदी भाषी बोलने वाला जो एक रोल मॉडल की तरह आया, तो उसके बाद इतने दुनिया भर के लोग इतने सालों बाद जो छोटे छोटे शहरों से आए, तो वो जो इंस्पायर हुए, उस इंस्पिरेशन की जो बीज था, जो जड़ था, वो छुपा हुआ था कपिल देव की वो सफलता में कि हम भी कर सकते हैं। तो मैं इन्फोसिस के नारायण मूर्ति और उसकी टीम को मैं इसी चीज़ की इंस्पिरेशन मानूंगा कि इसने इंस्पायर किया बहुत सारे पढ़े लिखे IIT और MBA वाले लोगों को कि हम भी व्यापार कर सकते हैं। ये खाली ऐसा नहीं है कि इसके लिए पैसा चाहिए, इसके लिए अगर हमारे अंदर भी शिद्दत हो, हम ईमानदारी से व्यापार कर सकते हैं। अभी जो व्यापार कर रहे हैं, अब मतलब की बात पे आते हैं कि उन लोगों को करना क्या। कोई भी व्यापार कर रहे हो, छोटा बड़ा नया पुराना, जो भी व्यापार कर रहे हो, तो उनको करना क्या है। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ इन्फोसिस की जो कोर वैल्यू सिस्टम है, कोर तरीका है, कोर सफलता के तरीके को समझना जरूरी है। कि अगर आपको वो कोर वैल्यू सिस्टम, कोर काम करने का उनका तरीका समझ में आ गया, तो आप जो भी व्यापार कर रहे हो वो सब पे एप्लीकेबल है, सभी लोग कर सकते हैं। मैंने अपनी कंपनी पे इन्फोसिस के किए हुए काम के तरीके को ही अप्लाई किया, जो व्यापार मैं करता हूँ, और अपने अनुभव से बता सकता हूँ कि इट हेल्प्स ए लॉट, बदल देता है आपके काम करने के तरीके। अब कहानी क्या है इन्फोसिस की, कि नारायण मूर्ति की लीडरशिप में 7 लोगों ने मिलकर कंपनी चालू की, और जिस दिन एस्टेब्लिश की कंपनी, उस दिन इन 7 लोगों ने अपना इंडिविजुअल जो बर्थडे होता था उसके बाद कभी नहीं मनाया, कभी नहीं मनाया। 7 लोग हैं, 7 जन्मदिन है, लेकिन उन्होंने जो इन्फोसिस का जो जन्मदिन था, उन 7 ने ये माना कि हमारा जन्मदिन यही है, कि मीन्स वो मर्ज हो गए। कहने को बहुत साधारण बात है, लेकिन गहराई में देखो तो उस दिन के बाद वो 7 नहीं रहे, बल्कि वो मिलकर एक हो गए, और उन सबको मिल के जो एक चीज़ का जो नाम हो गया वो इन्फोसिस हो गया। मीन्स उन्होंने अपनी आत्मा, अपनी एंटायर जो जीवन था, वो एक किस्म से एक कंपनी को नछावर कर दिया। तो आप कंपनी को कंपनी मत मानो, नॉन एंटिटी मत मानो, उसको ह्यूमन बीइंग मानो, कि 7 लोगों ने उसके अंदर जोड़ दिया। तो मतलब साफ है। रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 ये है कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, अगर आपका कोई पार्टनर हो तो अपनी अपनी ईगो छोड़कर अपने अपने व्यापार पे समर्पित हो जाओ। समर्पित, अपनी खुद की ईगो खत्म कर दो और आप एक हो जाओ। और भला बुरा वक्त, ऊंचा नीचा वक्त, राइट रॉन्ग, जो कुछ भी होगा, उसमें आपको एक साथ एक आवाज ही चाहिए।
होता है, मतलब इन्फोसिस के अंदर एक कोट करते हैं कि 7 लोग बैठते थे, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होगा, जो सब बातें करेंगे, उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, डिसीजन जो भी होगा, फाइनल डिसीजन के बाद फाइनल से वाज ऑफ नारायण मूर्ति, और उसके बाद जो उन्होंने फैसला कर लिया वो अच्छा या भला या बुरा, वो फैसला सबका फैसला था। उसके बाद अगर उसके रिजल्ट बुरे भी निकले कोई किसी को शिकायत नहीं करेगा, उसके बाद भले निकले तो किसी को कोई शिकायत नहीं करेगा। इसी से रिलेटेड एक ना रियल लाइफ एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। दिल्ली में एक जगह है रामपुरा करके, तेल मार्केट है। तो एक समय था, बात पुरानी हो गई, एक समय था कि वहाँ पे एक उस मार्केट के अंदर 2 लोग थे जिनकी पार्टनरशिप की लोग कस्में खाते थे। इस सेंस में कस्में खाते थे कि बहुत ही पुरानी पार्टनरशिप थी, बहुत ही गजब की अंडरस्टैंडिंग थी उन दोनों पार्टनर्स के बीच में, और लोग उसका मिसालें देते थे, एग्जाम्पल देते थे कि क्या बात है इसमें। अब ग्रेजुअली बहुत साल जब निकल गए तो उनके दोनों के बच्चे, लड़के भी दोनों के बड़े हुए, और ग्रेजुअली उन्होंने भी काम पे आना चालू कर दिया, दोनों के लड़कों ने भी। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन क्या हुआ कि उनकी दुकान के सामने से एक गन्ने वाला निकला। जो गन्ना होता है ना, जो गन्ना बेचते हैं, छोटे शहरों के लोग तो सब रिलेट कर सकते हैं। तो गन्ने वाला निकला, तो उनमें से एक पार्टनर ने गन्ने वाले से एक गन्ना लिया, और गन्ना लेने के बाद घुटने से ऐसे लेके और उसको तोड़ने की कोशिश की। तोड़ा मतलब जैसे तोड़ते हैं हम अपना घुटने पे लगा के। तो नेचुरली जब उस ढंग से जब गन्ने को तोड़ा जाता है तो एक गन्ने का हिस्सा बड़ा हो गया, एक गन्ने का हिस्सा छोटा हो गया। तो उसने क्या किया कि जो बड़े वाला हिस्सा था वो अपने लड़के को दे दिया, और जो छोटे वाला हिस्सा था गन्ने का वो अपने पार्टनर के लड़के को दे दी। तो पार्टनर जो था वो दूर से बैठा हुआ देख रहा था वो ये सब। वो आया और उसने अपने पार्टनर को बोला कि बॉस, आज से अपना पार्टनरशिप अब खत्म हो गई। तो ये बड़ा हैरान हुआ, इसने कहा कि मतलब ऐसा क्या हुआ, एकदम से तू उठ के आया और तूने बोला कि पार्टनरशिप खत्म हो गई, तो ऐसी क्या बात हो गई। तो इसने बोला कि देखो ऐसा है कि अपना तेरे मन के अंदर फर्क आ गया तेरे, तो इसलिए अब हमारा चल नहीं पाएगा। और ये बहुत सच बात है कि मेरी समझ से वो दोनों बहुत समझदार थे कि जो ये जो रहता है कि जो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो प्रमोटर्स हैं, पार्टनर्स हैं और फाउंडर्स हैं, वट एवर यू कॉल इट, कि अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग एक जैसी है तो ताकत बनती है, लेकिन अगर उनके मन में फ़र्क आ जाए तो सूनर और लेटर जाके वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस बिज़नेस के लिए जहर का काम करती है। तो अगर आप सुन रहे हो और अगर आप ऐसे दौर से, आपका प्रेजेंट बिजनेस है और आप ऐसे दौर से निकल रहे हो कि पार्टनर्स, फाउंडर्स जो आपस के अंदर झगड़े हैं तो या मतभेद हैं किसी भी चीज़ के जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बैठो, आपस में डिस्कस करो। डिस्कस करने के बाद अपनी अपनी ईगो साइड रखो और कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाओ जिससे ये रिजॉल्व हो सके, कोई भी झगड़ा हो तो। और अगर ये नहीं हो सकता, आपको लगता है कि ये संभव नहीं है, तो इट इज़ मच बेटर दैट ईच ऑफ यू शुड गो ए सेपरेट वे एंड दैट विल बी गुड फॉर बोथ ऑफ यू। रूल नंबर 2 क्या है? मूर्ति ने एक अपने इंटरव्यू में कहा कि किसी ने उससे पूछा, रिटायर होने के बाद पूछा, ये मैं पहले भी कोट कर चुका हूँ, कि किसी ने उससे पूछा कि क्या 25 साल बाद आप देखते हो कि इन्फोसिस उतनी सफल होगी जितनी आज सफल है रिटायर होने के बाद? तो मूर्ति ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। मूर्ति ने बोला कि 25 साल बाद भी अगर इसका वैल्यू सिस्टम और इसका जो मिशन है, मिशन स्टेटमेंट जो लिखी हुई है, अगर वो सब सेम रहेगा तो 25 साल बाद भी उतनी सफल होगी। कहने का मतलब ये है कि मूर्ति अपनी इन्फोसिस की सफलता को 2 चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है। एक है उस कंपनी की मिशन स्टेटमेंट और दूसरी है उसका वैल्यू सिस्टम। ही सेज कि अगर ये सेम रहेंगी तो वो सफल रहेगी। उसका मतलब ये है बेसिकली कि अगर कोई भी व्यापार है, उसकी अगर मिशन स्टेटमेंट और उसका वैल्यू सिस्टम अगर इन्फोसिस जैसा जो उन्होंने रोड मैप जो बनाया या जो ब्लूप्रिंट बनाया, अगर वैसा रहेगा तो कोई भी व्यापार आने वाले, आज भी सफल होगा, आने वाले समय में भी सफल होगा। और क्या होती है ये मिशन स्टेटमेंट और वैल्यू सिस्टम, जो इन्फोसिस की एग्जांपल से ही मैं समझाऊंगा। देखा जाए तो हर किसी बड़ी कंपनी का, अगर आप किसी की भी वेबसाइट पे चले जाओ तो हर कंपनी की अबाउट अस वाले खाते के अंदर जाके देखोगे तो उस कंपनी की मिशन स्टेटमेंट और वैल्यू सिस्टम लिखे हुए होते हैं, स्टेटेड होते हैं। तो थ्योरेटिकली ये होता है कि एक कंपनी मिशन स्टेटमेंट बनाती है कि हमने जाना कहाँ है, कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारी डायरेक्शन क्या है। डायरेक्टर इसीलिए होते हैं कि उस डायरेक्शन के अंदर भेजते हैं। और हमारा वैल्यू, कोर वैल्यू सिस्टम क्या है, तो लिखा होता है। और सपोजिटली जितने एम्प्लॉयज़ आते हैं उन सबको दिखाया जाता है ताकि दे अंडरस्टैंड, उनके भी साथ वो मैच करना चाहिए ताकि सारी कंपनी एक दिशा में जा सके और एक ही वैल्यू सिस्टम के साथ जाए। प्रैक्टिकली ये बातें होती नहीं, लेकिन सच यही है कि मिशन स्टेटमेंट ऐसे लिखी जाती है। मेरी समझ में अगर कोई मेरे से पूछे तो उसको मिशन स्टेटमेंट बुलाने के बजाय उसको पर्पस बोलना चाहिए कि आप
जो भी काम कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, उसका पर्पस क्या है, चाहते क्या हो। तो अक्सर मैं लोगों से पूछता हूँ कि अगर किसी ने बिजनेस सेटअप किया तो मैं उससे पूछता हूँ कि भाई तूने ये सेटअप क्यों किया है, पर्पस क्या है। और मेजोरिटी ऑफ टाइम जो मेरे को आंसर सुनने के लिए मिलता है वो यही मिलता है कि लोग कहते हैं कि हम जी व्यापार का पर्पस तो प्रॉफिट ही होता है, तो हम मुनाफे के लिए कर रहे हैं। तो मैं उनको हर बार बोलता हूँ कि बॉस यही गलती है कि अगर आप ये शब्द यूज़ करते हो कि मैं व्यापार मुनाफे के लिए कर रहा हूँ, व्यापार का आउटकम मुनाफा होता है, ये एक अलग बात। व्यापार का पर्पस मुनाफा नहीं है, उसका आउटकम मुनाफा है, विच मीन्स कि जो आप कर रहे हो उसके बदले में आपको पैसा मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, लाभ चाहिए। लेकिन अगर आपका लाभ ही वजह है काम करने की तो आप गड़बड़ कर जाओगे। फॉर द टाइमिंग आप उसको चेंज करके पर्पस को बदलो, अदरवाइज आपका व्यापार छोटा था, छोटा है, छोटा ही रह जाएगा। तो नारायण मूर्ति के हिसाब से आप एक ही बात समझ लो, मिशन और पर्पस एक ही बात है बेसिकली। तो इसलिए नारायण मूर्ति की जो मिशन स्टेटमेंट है, उसकी जो उसकी फाउंडेशन के अंदर जो पर्पस था, पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशिंग इन्फोसिस इज टू एस्टेब्लिश ए कंपनी, टू एस्टेब्लिश ए कंपनी फॉर द पीपल बाय द पीपल। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फॉर द पीपल बाय द पीपल। अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी यही है। तो व्यापार छोटा हो या बड़ा हो, अगर आप देखोगे कि उसकी असली ताकत उसकी मशीन में नहीं होती, काम कौन सा कर रहे हो उसमें नहीं होती, उसकी असली ताकत उस व्यापार से जो जुड़े हुए जो लोग होते हैं ना, वो होती। और आप उसे मिशन स्टेटमेंट कहो या पर्पस ऑफ बिजनेस कहो, तो वो जो होना चाहिए वो होना चाहिए कि जो उन लोगों के भले के लिए होना चाहिए जो लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस व्यापार से जुड़े हैं जो व्यापार आप कर रहे हो। बस यही मूल तंत्र है। योर बिजनेस शुड बी फॉर द पीपल बाय द पीपल। बहुत ही गहरे मीनिंग वाली बात है, बहुत ही गहरे मीनिंग। और कौन कौन लोग जुड़े होते हैं एक व्यापार से, कोई भी व्यापार हो, कौन कौन लोग जुड़े होते हैं, तो बेसिकली चार कैटेगरी के अंदर हम डाल सकते हैं जो लोग एक व्यापार के साथ जुड़े होते हैं। सबसे पहला सीक्वेंस के अंदर है, जैसे मैं सीक्वेंस बोल रहा हूँ कि सबसे पहले इसके साथ जुड़े होते हैं जो एम्प्लॉयज़ जुड़े होते हैं, इसमें काम करने वाले लोग। मुझे ना इस एम्प्लॉयज़ शब्द से थोड़ा ऐतराज है। मैं उसको बोलूँगा कि एम्प्लॉयज़ की बजाय वो परिवार के मेंबर की तरह एक हिस्से वाले लोग होने चाहिए जो आप उसमें काम कर रहे हैं। और मैं एम्प्लॉयज़ को नंबर 1 क्यों दे रहा हूँ, इसके ऊपर एक पूरी किताब लिखी है। HCL के एक मिस्टर नायर हैं जिन्होंने एक एम्प्लॉयज़ फर्स्ट करके एक बुक लिखी है। तो विनीत नायर आई थिंक उनका नाम है पूरा, तो यू कैन चेक इट ऑन गूगल। तो एम्प्लॉयज़ फर्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, क्योंकि सबसे पहले तौर के ऊपर जो आपके अंदर काम करने वाले लोग हैं, अगर वो लोग आपके साथ दिल से जुड़े हुए नहीं है, आपकी कंपनी में काम करने वाले, तो कोई कंपनी कभी तरक्की नहीं कर सकती। और वो लोग दिल से कब जुड़ेंगे आपके साथ, जब आप उस बात के लिए एनवायरनमेंट तैयार करोगे कि वो आपसे दिल से जुड़ें। और वो एनवायरनमेंट कैसे आप क्रिएट करोगे, एनवायरनमेंट एक ही तरीके से किया जा सकता है कि आप यू हैव टू मेक श्योर कि जब आपका व्यापार तरक्की करे तो आपके एम्प्लॉयज़ उसके साथ साथ जो है, या उसमें जुड़े हुए जो काम करने वाले लोग हैं, वो साथ साथ तरक्की करने चाहिए, कि वो उन्हीं की वजह से काम चलता है। तो वो जो तरक्की करें तो इट इज़ कॉल्ड विन विन, कि आप जीतोगे तो वो जीतेंगे, अगर आप हारोगे तो वो हारेंगे। और उसके लिए एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट किया जाता है कि आप रेगुलर तौर के ऊपर जो उनकी काम की करने की जो कैपेबिलिटी है, जिस भी कैपेबिलिटी से आए, तो उन काम की कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपके पास लगातार कुछ ना कुछ आपको करना चाहिए। एंड सिमिलरली ट्रीट देम वेल। तो अगर आप उनके साथ फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करोगे, जैसा परिवार के अंदर माहौल होता है वैसा ट्रीट करोगे, तो तभी वो आपके साथ दिल के साथ जुड़ेंगे। और जुड़ेंगे तो दे मेक ए ह्यूज डिफरेंस इन द प्रोडक्टिविटी। सो दैट इज व्हाई आई हैव केप्ट देम फर्स्ट। दूसरे नंबर पे आते हैं क्लाइंट्स, क्योंकि उनसे आपको रोटी मिलती है। सारा पर्पस व्यापार का, कोई भी व्यापार कर रहे हो, अंत में जाके आपका काम आपके क्लाइंट की सेवा करना है। ये मैं वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से यूज कर रहा हूँ, सेवा करना। एंड सिमिलरली क्लाइंट के पास भी जिन लोगों से आप जाके जुड़ रहे हो, वो कोई एक कंपनी, एक कोई नॉन एंटिटी नहीं है, आप किसी आदमी से जुड़ रहे हो। तो आपके जो ये लोग जाते हैं, इन लोगों के संबंध उन लोगों के साथ दिल वाले संबंध होने चाहिए। एंड ऑल्सो दिल के संबंध के साथ साथ आपको यू हैव टू मेक श्योर कि यू मस्ट गिव वैल्यू फॉर मनी टू दी क्लाइंट, कि जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विसेज बेच रहे हो, तो उसका जो भी दाम आपको मिल रहा है, उसकी वैल्यू फॉर मनी क्लाइंट को जमनी चाहिए। और तीसरे नंबर पे आते हैं जो अक्सर हम चूक जाते हैं। इस पहले 2 लोगों पे तो लोगों ने सीक्वेंस बना रखी होती है कि क्लाइंट फर्स्ट, एम्प्लॉय सेकंड,
तीसरे नंबर पे जो बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, जो दिखते नहीं लोग, वो होते हैं सप्लायर्स। कि जो आपके साथ काम करने वाले जो सप्लायर जुड़े हैं, वो बेसिकली आपकी कंपनी का, आप उनको आपने तनख्वाह पे नहीं रख रखा, लेकिन वो आपके साथ किसी तरह से जुड़े हुए हैं। कोई चाय दे रहा है, कोई मटेरियल सप्लाई कर रहा है, कोई आके आपके यहाँ पे सफाई कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। दुनिया भर के लोग होते हैं जो आपके साथ आके जुड़े हुए, तो उन लोगों के साथ भी परिवार वाला संबंध होना चाहिए, कि वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। कि अगर आपके मटेरियल टाइम से आते हैं, अगर आपके मटेरियल क्वालिटी प्रोडक्ट आते हैं, अगर आपकी वो सप्लाई चेन अच्छी रहती है, तो आप आगे अच्छे से डिलीवर कर पाते हो। और जो है कैसे अच्छे होंगे उनके साथ संबंध, फिर यही है कि आपके साथ दिल के संबंध होने चाहिए, इज्जत पूरी देनी चाहिए, उनके कंट्रीब्यूशन को मानना चाहिए। एंड सिमिलरली नेवर नेवर एवर डिले देयर पेमेंट, कि उनको कभी पेमेंट के लिए चक्कर मत लगवाओ, तो अपने आप संबंध अच्छे हो जाते हैं, कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। फाइनली शेयर होल्डर, जिन लोगों ने उसमें पैसा लगाया हुआ है, जिसको कोई, अगर इंडिविजुअल बिजनेसेस हैं तो आप मालिक कह सकते हो, अगर कोई लिमिटेड कंपनी है तो वो सबसे बड़े शेयर होल्डर होते हैं। या शेयर होल्डर अगर कभी कंपनी में नहीं भी बैठे होते तो किसी ने जो लिस्टेड कंपनी है उसके शेयर ले रखे हैं, तो उनके प्रति मान, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कोई भी बिजनेस आइडिया हो, उन लोगों ने अपनी जेब से पैसा लगा के लगाया हुआ होता है, जिससे पहले 3 काम चल रहे होते हैं। नेचुरली उनको डिविडेंड सबसे आखिरी में मिलता है, लाते पहले 3 है, लेकिन पहले तीनों को पहले हिस्से मिलते हैं और अंत में शेयर होल्डर को हिस्सा मिलता है। लेकिन शेयर होल्डर ने जिस एक्सपेक्टेशन से लगाया हुआ है उसका हिस्सा उसको मिलना चाहिए। तो मतलब की बात यह है कि चाहे वो मिशन स्टेटमेंट हो या पर्पस ऑफ बिजनेस हो, इसको लिखो। हर जगह कहा जाता है, हर MBA में कहा जाता है कि लिखी होनी चाहिए और आपके आंखों के सामने होनी चाहिए, और आप में उस कंपनी में काम करने वाले हर आदमी को उसकी जानकारी होनी चाहिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस बिजनेस। और हर स्टेक होल्डर को जो भी लिखी होनी चाहिए वो ऐसी हो कि जो हर स्टेक होल्डर्स को साथ में लेके चलनी चाहिए, उसमें सबका नाम आना चाहिए, वो चाहे एम्प्लॉयज़ हो, चाहे क्लाइंट्स हो, चाहे सप्लायर्स हो, और चाहे शेयर होल्डर्स हो। तो और तरक्की हो तो खाली जो है शेयर होल्डर्स की तरक्की नहीं होनी चाहिए, जो चौथे नंबर पे तरक्की हो तो सबकी तरक्की होनी चाहिए। क्योंकि ये चारों स्टेक होल्डर्स जो हैं, जब एक साथ मिल के, एक साथ इकट्ठे होके, एकजुट होके जब काम करते हैं ना, तो व्यापार को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। और वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, कि अगर ये सब अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, इनको इज्जत नहीं मिल रही, तो आपके व्यापार की एक लिमिट है, उसके बियॉन्ड आप जा नहीं सकते। तो अगर व्यापार को बेहतर करना, तो इन चारों स्टेक होल्डर्स को एक सुर में लाना पड़ेगा। जैसे संगीत निकलता है ना एक सुर में आने पे, तो अदरवाइज बेसुरा संगीत निकलता है। तो ये जब तक एक सुर में नहीं आएंगे तब तक बात नहीं बनेगी। फाइनली जो वैल्यू सिस्टम ऑफ व्यापार है, जिसके बारे में नारायण मूर्ति बहुत इंपॉर्टेंस देता है उस बात को। तो मेरी समझ से तो वैल्यू सिस्टम की बातें आप कितनी लिख लो, लेकिन अंत में नटशेल में एक ही वैल्यू सिस्टम अबव ऑल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है क्रेडिबिलिटी, इंटेग्रिटी कह लो, आपकी कंपनी पे लोगों का भरोसा। ठीक है, वो ही उसमें सब कुछ आ जाता, चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाहे जो कुछ भी हो जाए, लोगों का भरोसा, चाहे वो आपके एम्प्लॉयज़ हो, चाहे वो आपके क्लाइंट्स हो, चाहे वो आपके सप्लायर्स हो, चाहे वो आपके शेयर होल्डर्स हो, वो नहीं टूटना किसी भी सूरत में। जितना इन स्टेक होल्डर्स का, आपके एम्प्लॉयज़ का, आपके क्लाइंट्स का, आपके सप्लायर्स का, आपके शेयर होल्डर्स का जितना भरोसा मजबूत, उतना आपका व्यापार मजबूत और तरक्की वाला। जितना भरोसा कमज़ोर, उतना व्यापार कमज़ोर। ये नियम है। और ये जो रूल 1, 2, 3, इन तीनों नियमों को अगर आप अपने व्यापार पे अप्लाई करो, तो फिर चाहे आप कोई भी काम क्यों ना करते हो, कोई भी काम क्यों ना करते हो, आपका व्यापार ऑटोमेटिकली डबल और ट्रिपल हो जाएगा। ये मैं गारंटी दे सकता। बस आज इतना ही। और एक बार फिर से जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन मेरी आपसे है कि यहाँ तक पहुँच गए हो, इतना सुनते हुए, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जो है कि आपको अपील किया होगा तभी आए हो। तो अगर ये बात आपको जमी है, तो जितने भी आपके सर्कल में जानने वाले लोगों में व्यापार करने वाले लोग हैं, उनके पास उस सर्कल के अंदर आप ये व्हाट्सएप करके इसका प्लीज़ लिंक भेज। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहूँगा कि आपकी तरफ से ये एक निस्वार्थ भाव से की गई सेवा है, जिसमें अगर किसी का भी व्यापार बढ़ता तो अंत में हमारे देश का फ़ायदा होता, और हमारा देश अगर आगे बढ़ता तो हम सबका फ़ायदा होता है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। और अगर आपका कोई कमेंट है, कोई फीडबैक हो, तो जो है नीचे लिखो। एंड बाय फॉर नाउ।